हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप गाइस, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज टीजे एंड ये है कानून का जुनून। सो वेलकम एवरीवन। संचय बैच चल रहा है। संचय बैच के अंदर हम लोग हमारी एक छोटी सी प्यारी सी पिद्दू सी सीरीज कर रहे हैं जिसका नाम है लॉ बाइट्स बाय टीजे। और इन लॉ बाइट्स के वीडियो में हम लोग आज ना वीडियो नंबर 4 पर आ चुके हैं। यस एग्जैक्टली, वीडियो नंबर 4 पर आ चुके हैं। तो वीडियो नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिसऑनर एंड बाउंसिंग ऑफ अ चेक। देखिए, इस सीरीज का मजेदार बात यह है कि जितने भी टॉपिक्स है ऑब्वियसली सिलेबस के अंदर से ही है। जितने भी टॉपिक्स है आप सभी लोग यहां पर पढ़ोगे, लास्ट में आपको आंसर की मिलेगी। अभी तक आप लोग फॉर्मेट समझ गए होंगे। तो हम लोग ना डिसऑनर और बाउंसिंग ऑफ चेक के बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले ना यू नो व्हाट वी शुड डिस्कस। हमको ये डिस्कस करना चाहिए यार, ये कहां पर है। अरे ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंदर है। आपका जो 7th चैप्टर है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, वहां पर ना सेक्शन 138 से लेकर 140 तक आप लोग पढ़ते हो। रादर 142 भी है, बट ठीक है छोड़ो, 140 तक आप लोग पढ़ते हो। और वहां पर क्वेश्चन भी आता है, तगड़ा क्वेश्चन आता है। 138 को पूरे अच्छे से हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं कि जीवन में क्या चीजें और किस तरीके से होता है। पहले ना ये दोनों शब्द क्या हम लोगों ने पहले सुन रखे, डिसऑनर वर्सेस बाउंसिंग सुन रखे हैं। डिसऑनर शब्द भी सुन रखा है और बाउंसिंग शब्द भी हम लोगों ने सुन रखा है। और हम लोग ना रियल लाइफ में क्या करते हैं ना कि इंटरचेंजेबली दोनों टर्म्स को यूज करते हैं एक दूसरे की जगह। बट सुनो, थोड़ी सी लॉ की लैंग्वेज के साथ में पढ़ेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो ना, अगर हम दोनों शब्दों को आमने सामने रखें, सो डिसऑनर और बाउंसिंग के ना थोड़े अलग अलग मतलब निकल सकते हैं। देखो, वैसे तो मैं ये बोल सकता हूं बाउंसिंग इज जस्ट अ नैरो टर्म एंड डिसऑनर इज मोर ऑफ अ लीगल प्रोसेस टर्म, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। बट समझने की कोशिश करते हैं। चेक क्या है? चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। चेक क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर। इट इज अ काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ओनली, बट विद अ डिफरेंस। व्हाट डिफरेंस? कि चेक के अंदर जो ड्रॉई होता है, इट इज ऑलवेज अ स्पेसिफाइड बैंकर। ड्रॉई ही हमेशा स्पेसिफाइड बैंकर होता है। दूसरा, चेक्स के ऊपर स्टैम्प्स की जरूरत नहीं होती है और चेक्स ना पेबल ऑन डिमांड होते हैं। लेकिन चेक्स की जो वैलिडिटी होती है वो 3 मंथ्स की होती है। जब से वो डेटेड होते हैं तब से 3 मंथ्स की वैलिडिटी होती है। हमको प्रेजेंट करना पड़ता है विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। ये तो ही बेसिक बात है। जब हम चेक बनाकर देते हैं और चेक बनाकर हम बैंक को प्रेजेंट करने के लिए जाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे बड़ी रिस्क वाला फैक्टर ये है कि बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस ना चेक यहां पर आपका वापस आ सकता है। उनमें से एक सबसे बड़ा रीजन है इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, आपने 50,000 का चेक दिया है और आपके अकाउंट में 30,000 रुपए है, तो दोस्तों पलट कर वापिस चेक तो आना ही है। तो इसे जो पलट कर वापिस आना, जो ये इनिशियल एक्शन है, ये जो फिजिकल एक्शन है, फिजिकल रिटर्न ऑफ द चेक, इट इज कॉल्ड बाउंसिंग ऑफ चेक। इसे बाउंसिंग बोलते हैं, जो फिजिकल एक्शन है। बट सुनो, डिसऑनर एक ऐसी टर्म है जो सिर्फ इस फिजिकल एक्शन की बात नहीं कर रही है। डिसऑनर पूरी लीगल प्रोसेस को ट्रिगर करना है। मतलब कि एक बार आपका चेक बाउंस होकर फिजिकली वापस आ गया, नाउ व्हाट हैपेंस, वो डिसऑनर है। देखो यार, अभी ना हाल फिलहाल में राजपाल यादव का भी केस हुआ, मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे, ठीक है। राजपाल यादव जो एक्टर है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि बाउंसिंग ऑफ चेक हुआ, चलो भैया क्रिमिनल ऑफेंस हो गया, खतरनाक, भैया चलो भैया जेल में भेजो। अब आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे बाउंसिंग ऑफ चेक्स होते हैं। कभी कभी ना कुछ कुछ रीजंस की वजह से हो जाता है, सिग्नेचर मिसमैच हो जाता है ना, ओवर राइटिंग हो जाती है, कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, अमाउंट और जो नंबर्स में लिखा हुआ है वो मैच नहीं हो रहा है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बट मेरी बात सुनो, इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स की वजह से जब पैसा आता है, सॉरी, जब चेक वापस आता है तो बाउंसिंग हो जाता है। लेकिन ये डिसऑनर का मतलब होता है, ये एक अपने आप में लीगल टर्म है कि जैसे आपका फेलियर टू पे हुआ, नाउ द लीगल प्रोसेस हैज बीन ट्रिगर्ड। अब लीगल प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। और इमीडिएटली हम आपको जेल में नहीं भेजेंगे, कुछ कंडीशंस है जो हम लोगों को कंप्लाई करनी पड़ती है। सो ये एक बेसिक रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने डिसऑनर और बाउंसिंग के बीच में आप लोगों को यहां पर डिफरेंस समझाया। अब राजपाल यादव के केस में क्या हुआ, सब कुछ न्यूज में तभी आया जब सबको एकदम से पता चला कि भैया उनको जेल भेज दिया। लेकिन केस कोई आज का नहीं है, केस बहुत पुराना था। पुराने केस में क्या हुआ, इस पूरे केस के अंदर क्या हुआ कि राजपाल यादव ने एक कोई कंपनी से, प्रोडक्शन हाउस से 5 करोड़ रुपए का लोन लिया। 5 करोड़ रुपए का लोन लिया क्यों? उनको एक मूवी बनानी थी, अता पता लापता। अता पता लापता मूवी बनानी थी। मूवी एकदम सुपर डुपर फ्लॉप हो गई, पैसे डूब गए। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पोस्ट डेटेड चेक्स दिए थे।
पोस्ट डेटेड चेक्स का मतलब ये होता है, उन्होंने बोला कि यार मैं आपको इस तारीख पे पेमेंट करूंगा, आप ये चेक ना उस तारीख पर जाकर बैंक को दे देना, मेरे बैंक में अकाउंट में उस टाइम पे पैसे रहेंगे और आपको आप पेमेंट हो जाएगा। अभी जाहिर सी बात है कि पोस्ट डेटेड चेक्स आर अ वेरी रिस्की थिंग। वाई? बिकॉज ये चेक्स आप तभी दो जब आप यू आर श्योर कि भैया अपने अकाउंट में पैसे रहेंगे और उस तारीख पे अपना पैसा चेक लगेगा तो पैसा कट जाएगा। यही इनके साथ में नहीं हुआ। अब पोस्ट डेटेड चेक्स इन्होंने दिए थे, मल्टीपल फेलियर्स हुए। यहां पर कोर्ट ने बोला कि आपका जो 5 करोड़ का अमाउंट है वो 9 करोड़ तक जा चुका है और हम आपके ऊपर 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट अप्लाई कर रहे हैं। एंड स्लोली स्लोली उनको 6 महीने की भी सजा हुई, बीच में वो गए, बहुत सारी चीजें हुई, उनको बोला गया कि इंटरेस्ट का अमाउंट पेमेंट कर दो, लेकिन मल्टीपल फेलियर्स की वजह से ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स फिर फाइनली उनको सरेंडर करना पड़ा कि यार चेक बाउंस हुआ था और मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूं। अब सबको लगा कि यार चेक बाउंस, बस इतनी सी चीज के लिए आदमी को जेल भेज देंगे क्या? जी हां, पर हम इमीडिएटली नहीं भेजते हैं, हम पूरा डिसऑनर का प्रोसेस फॉलो करते हैं और वो सेक्शन 138 के अंदर होता है। अब फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि 138 कब अप्लाई होता है। देखो भैया, 138 अप्लाई होगा वेयर एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन, किसी एक पर्सन ने चेक ड्रॉ किया है, ठीक है, ऑन एन अकाउंट मेंटेन बाय हिम और हर विद अ बैंकर। आपने बैंकर के साथ में कोई अकाउंट मेंटेन किया होगा, आप वहां पर आईसीआईसीआई बैंक का चेक दोगे, आप एचडीएफसी बैंक का चेक दोगे। नाउ द मेन पार्ट इज कि आपने चेक क्यों दिया है। करेक्ट है, आपने चेक दिया है फॉर द डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी डेट और एनी अदर लाइबिलिटी। देखो मेरी बात सुनो, आपने कोई डेट का डिस्चार्ज करने के लिए, लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए आपने पैसा दिया होगा, चेक बनाकर दिया होगा। अब जब आपने दिया होगा ना, लेट्स से मैंने किसी से 2 करोड़ रुपए लिए, तो मैंने आज मैंने 50 लाख रुपए का चेक बनाकर दिया, तो डिस्चार्ज ऑफ डेट इन पार्ट्स, डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी इन पार्ट्स भी हो सकता है। मैंने 2 लाख रुपए का सोफा लिया, मैंने एडवांस 50,000 रुपए का दिया। करेक्ट है, तो मेरी बात समझना कि इन पार्ट्स भी हो सकता है, इन होल भी हो सकता है। आप लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करना चाह रहे हो, आप डेट को डिस्चार्ज करना चाह रहे हो, बहुत ही बढ़िया, ये स्टेप नंबर 1 है। अगर आप ये स्टेप नंबर 1 पे हो तो आप 138 के अंदर घुस सकते हो। सर इसका मतलब क्या है? आप क्या बाकी चीजों को बाहर कर रहे हो क्या? हम बाकी चीजों को बाहर कर रहे हैं। जैसे ये सेक्शन को आप कब नहीं अप्लाई कर पाओगे, मैं आपको बताता हूं। व्हेन इज दिस सेक्शन नॉट एप्लीकेबल? देखो सिंपल से उन्होंने स्टेप नंबर 1 में बोल दिया है, ईदर for the discharge of debt in whole or in part or discharge of liability in whole or in part। करेक्ट है। अब मेरी बात समझना, कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जहां पर आप 138 को अप्लाई नहीं कर पाओगे, जिसका हमने शॉर्ट फॉर्म बना रखा है मिस गिफ्ट डोनेशन। मिस गिफ्ट डोनेशन, MIS गिफ्ट डोनेशन। अब मेरी बात समझना, MIS मतलब भैया हमारी मिस को गिफ्ट डोनेशन करना बहुत पसंद है, तो M स्टैंड्स फॉर मॉरल ऑब्लिगेशन, I स्टैंड्स फॉर इलीगल मीन्स, S स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड गिफ्ट एंड डोनेशन। आप किसी को गिफ्ट के लिए चेक देते हो और चेक बाउंस हो गया तो या जेल भेज दोगे उस आदमी को 138 अप्लाई कर दोगे। एक तो आदमी ने गिफ्ट दिया यार, डोनेशन कर रहे हो, डोनेशन के केस में आपने चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया, आप डिसऑनर का प्रोसेस चालू कर दोगे, 138 के अंदर आ जाओगे? नहीं आएगा। मॉरल ऑब्लिगेशन में हस्बैंड ने वाइफ को बोला कि ये ले 20,000 रुपए का चेक यार, तू जाके साड़ी का पेमेंट कर देना। करेक्ट है ना, वाइफ को दिया है, तू तेरे खर्चे के लिए रख लेना, हर महीने यार कुछ भी हो। हम ऐसा ही क्यों बोलते हैं कि हस्बैंड ने वाइफ को दिया? उल्टा कर दो, वाइफ ने हस्बैंड को दिया, वाइफ ने हस्बैंड को चेक दिया कि सुन तू हर महीने मुझसे 10,000 रुपए लिया कर। बढ़िया यार, अच्छी बात है यार, पर चेक एकादी चेक बाउंस हो गया तो हस्बैंड थोड़ी ना वाइफ की 12 बजाएगा यहाँ पर। करेक्ट है ना, तो मॉरल ऑब्लिगेशन। इलीगल मींस के लिए आप यहां पर आओगे, कुछ नहीं, इलीगल मींस के लिए तो अलग सेक्शंस बने हुए हैं। सिक्योरिटी के लिए, डिपॉजिट के लिए जब भी आप चेक्स देते हो तो आप बोलोगे कि यार यहां पर 138 अप्लाई करा जाएगा, द आंसर इज नो, आप इनको अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो ये हुआ आपका व्हेन सेक्शन 138 इज नॉट एप्लीकेबल, और मैंने आपको बता दिया व्हेन सेक्शन 138 इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ डेट और अदर लायबिलिटी होगा। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि भैया चेक इज रिटर्न्ड बाय द बैंक, और चेक इज रिटर्न बाय द बैंक अनपेड। अनपेड मतलब भैया पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। रीजन क्या है? नाउ रीजंस फॉर डिसऑनर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर 2 बड़े बड़े रीजंस लिखे जाते हैं। पहला है इनसफिशिएंसी टू ऑनर द चेक, यानी कि आपके फंड्स नहीं है अकाउंट के अंदर, भैया अमाउंट ऑफ मनी इन योर अकाउंट, इन योर क्रेडिट ऑफ योर अकाउंट इज इनसफिशिएंट टू ऑनर द चेक। सिंपल सी बात है, पहला रीजन। और उन्होंने दूसरा रीजन भी यहां पर दिया, that it exceeds the amount arranged to be paid from that bank on account of agreement made with that bank। सर हम हमारे बैंक से कैसा अग्रीमेंट करेंगे? देखो अलग अलग बातें होती है। कभी कभी क्या होता है ना, एक स्टॉप पेमेंट जैसी सुविधा होती है। आपने चेक दे दिया, आपको रियल लाइफ में भी होता है यार, हमको लगा कि ये चेक गलत आदमी के पास जा रहा है, छोड़ो यार, इसको नहीं देना है, तो स्टॉप पेमेंट के लिए हम लोग हमारे आजकल ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं,
हम लोग हमारे जो रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं बैंक को कॉल करके भी कर सकते हैं कि ये फलाना फलाना नंबर का चेक है, इसको स्टॉप करवा दो। जब आपने स्टॉप करवा दिया तो वो चेक जैसे ही पहुंचेगा, चेक बैंक तो मना कर देगा, बैंक बोलेगा इसका पैसा आपको नहीं मिलेगा, तो चेक तो हो गया बाउंस। करेक्ट है, दिस इज एन अरेंजमेंट विथ योर बैंक। और आप ना लिमिट सेट करते हो, अलग अलग तरीके की लिमिट्स। भैया आपने बोल दिया कि यूपीआई की इतनी लिमिट होगी, कैशलेस पेमेंट की मेरी 4,000 की लिमिट होगी, इंटरनेशनल अकाउंट्स के ट्रांजैक्शन की मेरी 2 लाख की लिमिट होगी, वगैरह वगैरह। ऐसे ना आप एनईएफटी के, आरटीजीएस के, चेक के, आप सब चीज के ना यहाँ पर लिमिट तय कर सकते हो। आपने लिमिट तय कर दी, आपने यहाँ पर बैंक को बोल रखा है कि 2 लाख से ज्यादा का चेक आएगा तो आप भैया मत करना। तो भैया जब आपने लिमिट, आपने अरेंजमेंट कर लिया ना बैंक के साथ में, तो स्टॉप पेमेंट हुआ, है ना, आपकी लिमिट सेट करना हुआ। कभी कभी टेक्निकल चीजें भी हो जाती है, सिग्नेचर का मिसमैच हो जाता है, बट इस तरीके के जो अरेंजमेंट्स होते हैं बैंक के साथ में, उसकी वजह से या फिर आपके अकाउंट में इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स होने की वजह से, अगर चेक इज रिटर्न्ड अनपेड देन इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। भाई साहब इसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। वो तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, जब राजपाल यादव को जेल हुई तो भैया क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर इसको काउंट किया जाता है। तो हमने क्या क्या देख लिया, 138 कब अप्लाई होता है, 138 कब अप्लाई नहीं होता है, 138 अप्लाई करने के लिए कौन से 2 रीजंस होने चाहिए, वो भी हम लोगों ने यहां पर देख लिया है। और उसका रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट है क्रिमिनल ऑफेंस। और क्रिमिनल ऑफेंस फाइनली क्या लगाया जा सकता है, इंप्रिजनमेंट हो सकती है, विच में एक्सटेंड अप टू 2 ईयर्स, 2 साल तक की आपको जेल हो सकती है, और फाइन एक्सटेंड हो सकता है अप टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक। यानी कि आपका चेक अगर 5 लाख का था, लेट्स से आपका चेक 5 करोड़ का था, तो 10 करोड़ की तो पेनल्टी लगाई जा सकती है, और 2 साल तक की आपको जेल में भी भेजा जा सकता है, या फिर दोनों को यहां पर लगाया जा सकता है। और बोथ, ऐसा हम नहीं, ऐसा 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट बोलता है। तो ये बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बट जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि इमीडिएटली आप एकदम से पेनल्टी लगा दोगे क्या, इमीडिएटली आप क्या एकदम से आदमी को जेल भेज दोगे क्या, नहीं। देखो अभी बाउंसिंग हुआ है, अभी डिसऑनर की पूरी लीगल प्रोसेस आप लोगों को फॉलो करनी है। वो फॉलो करने के लिए आपको 3 चीजें यहां पर फॉलो करनी पड़ेगी, कुछ कंडीशंस को आपको यहां पर कंप्लाई करना पड़ेगा। सो पहली कंडीशन जो आपको कंप्लाई करनी पड़ती है वो है, चेक शुड बी प्रेजेंटेड विद इन दी वैलिडिटी पीरियड। भैया चेक 3 महीने का होता है उसकी वैलिडिटी, आप 3 महीने के अंदर अंदर चेक की वैलिडिटी के अंदर ही उसको जाके बैंक को प्रेजेंट कर दो आप, बराबर है। तो सुनो ना सर, 3 महीने में ही करना है क्या, अरे नहीं, 3 महीने से जल्दी भी कर सकते हो विच एवर इज अर्लियर। आपको लग रहा है कि आप भैया हमने 2 महीने के अंदर ही करना है, आपको लग रहा है कि चेक मेरे पास में आ जाया है, बराबर है, 15 तारीख का चेक है, मैंने 17 तारीख को जाके लगा दिया, अरे लगा दिया तो लगा दिया, 3 महीने के अंदर लगाया, विच एवर इज अर्लियर, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो आप 3 महीने के अंदर उसको प्रेजेंट करिए। अब ये कंडीशन फुलफिल करने के बाद में आप क्या करोगे, मेरी बात समझना। आप यानी कि कौन, आप यानी कि कौन, पेई, पेई यानी कि जिसको पैसे मिलने चाहिए थे। आई एम दी होल्डर ऑफ द चेक, मेरे पास में चेक है, मुझे पैसे चाहिए, मैं पेई हूं। मैं बैंक के पास में गया, बैंक को दिया, बैंक ने 1 दिन के बाद बोला, अब बैंक मुझे क्या बोलेगी, बैंक मुझे बोलेगी कि हेलो सर, आप जो चेक लेके आ गए थे ना, वो चेक तो बाउंस हो गया है सर, पैसे नहीं है अकाउंट में। हाँ सर, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो अब मुझे क्या करना है, मैं एकदम से कार्यवाही स्टार्ट कर दूंगा, नहीं। अब आप सुनो, आप वापिस से एक डिमांड नोटिस बनाओ, अब वापिस से एक नोटिस बनाओ, और नोटिस बनाकर आप वो भेजो किसको, ड्रॉवर को। आप किसको भेजो, बनाने वाले को, कि देख भाई सुन, तूने वो चेक दिया था, मैंने लगा दिया, तेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, बैंक का फोन आ चुका है। तो ऐसा ना नोटिस मुझे देना पड़ेगा विद इन 30 डेज। ये 30 डेज में कब से काउंट करता हूं, Whenever I am informed by the bank, बैंक ने जैसे मुझे इन्फॉर्म करा ना, उसके 30 दिनों के अंदर अंदर मुझे ये डिमांड नोटिस बनाकर भेजना पड़ेगा टू द ड्रॉवर ऑफ द चेक, एज सिंपल एज दैट। अब जैसे आपने नोटिस दिया, लेट्स से 30 डेज में आपने 30th डे ही दिया, आपने सबसे लास्ट डे दिया, बराबर है। तो लास्ट डे देते ही क्या आप एकदम से बोलोगे ला भाई पैसे ला, चल भाई पैसे ला, नहीं, थोड़ा सा आपको और पेशेंस रखना पड़ेगा। सर इतना पेशेंस क्यों रखवा रहे हो, वो आदमी डिसऑनर कर चुका है, बाउंस हो चुका है, मैंने 30 दिन उसको और दे दिए नोटिस देने के, आप और इतना पेशेंस क्यों रखवा रहे हो, क्योंकि भैया इसके बाद में वो पेला जाएगा। एक काम करो, 30 दिन के अंदर अंदर नोटिस देने के बाद में उसको 15 दिन और देना, विद इन 15 डेज ऑफ रिसीट ऑफ सच नोटिस ड्रॉवर को पेमेंट करना है। अगले 15 दिनों के अंदर आपको पेमेंट करना है। लेकिन प्लीज एक बात का ध्यान रखना, हमेशा 45 डेज होगा ऐसा नहीं है, मैक्सिमम है, आपको विद इन 30 डेज देना है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये विद इन 30 डेज है
राइट। यहां पर मैं एक छोटा सा आप लोगों को एग्जांपल लेके बताऊंगा तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। जस्ट अ सेकेंड, सुनना, एग्जांपल समझना। ये रहा पेन, एग्जांपल समझना। मेरा एग्जांपल ये है कि लेट्स से फर्स्ट ऑफ जनवरी 2026 का चेक की डेट थी। चेक वॉज डेटेड ऑन दिस 1 जनवरी, करेक्ट है। मैंने बैंक को प्रेजेंट करा। कब करा मैंने बैंक को प्रेजेंट? मैंने बैंक को प्रेजेंट करा लेट से 5 जनवरी को। तो मैंने कंडीशन नंबर ए को फुलफिल कर लिया कि मैंने 3 महीने के अंदर अंदर मैंने प्रेजेंट कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मेरी बात समझना, 5 जनवरी को मैंने प्रेजेंट करा, 7 जनवरी को 2 दिन के बाद में बैंक ने मुझे इंटीमेट किया। क्या किया? बैंक ने इंटीमेट किया कि सुनिए सर, आपका जो चेक है वो बाउंस हो चुका है। अब यहां से मुझे क्या करना है? मुझे यहां से 30 डेज का पीरियड मिलेगा। कितना पीरियड मिलेगा मुझे? यहां से मुझे 30 डेज का पीरियड मिलेगा, 30 दिन का पीरियड मिलेगा। जरूरी है मैं 30 दिन तक वेट करूं? नहीं, जरूरी नहीं मैं 30 दिन तक वेट करूं। मैं क्या कर सकता हूं? मैंने 3 दिन रुका और मैंने 10 जनवरी को यहां पर नोटिस दे दिया, बराबर है, यहां पर नोटिस दे दिया। जैसे ही मैंने 10 जनवरी को नोटिस दिया, क्या एकदम से इमीडिएटली उसको बोला जाएगा कि भैया आप पैसा दीजिए? नहीं, अब उसको 15 दिन का और समय मिलेगा। यहां से उसको 15 डेज का और समय दिया जाएगा, मतलब उसको पेमेंट करना रहेगा। लेट्स से मोटा मोटा कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो 26 जनवरी को उसको पेमेंट करना पड़ेगा, बराबर है। इसके पहले उसका पेमेंट हो जाना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर मैक्सिमम 45 डेज है। यस, अगर मैं लास्ट डे काउंट करूंगा तो मैं लास्ट डे तक जाऊंगा। मतलब अगर मैं 7 जनवरी से 30 दिन काउंट करने जाऊंगा, सो 24 डेज यहां पर हो गए, और आपके 6 और 7 या चलो 6 आपकी डेट हो जाएगी। 6 के बाद में ये 30th डे है आपका, 30th डे आपका खत्म होने के बाद में अब आपको 15 दिन और यहां से दिए जाएंगे। तो लेट्स से आपका ये 21 का पीरियड यहां पर आने वाला है। इस तरीके से कैलकुलेशन करा जाएगा कि मैक्सिमम 45 डेज है, बट विद इन 30 डेज, एंड जैसे आपने नोटिस दिया उसके अगले 15 दिनों के अंदर उसको पेमेंट करना पड़ता है। ये टोटल 3 कंडीशंस है। अगर ये तीसरी कंडीशन भी हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, मतलब 15 दिन के अंदर भी, मैक्सिमम 45 दिनों में भी हमको पेमेंट अगर नहीं मिलता है, 30 दिन नोटिस पीरियड के और 15 दिन हमारे रिसीट के बाद में पेमेंट करने के, तो फिर क्या होगा? अब 138 के अंदर कंप्लेंट फाइल किया जाएगा, प्रॉपर इसको डिसऑनर माना जाएगा। सो ये पूरी प्रोसेस होती है जो आपको 138 के अंदर फॉलो करनी पड़ती है। बट इसके साथ में 2 सेक्शंस और कनेक्टेड है, एक 139 कनेक्टेड है और एक 140 कनेक्टेड है। आपको मालूम है 139 क्या बोलता है? 139 बात करता है कि अगर कोई चेक डिसऑनर हो गया है ना, तो कोर्ट यहां पर क्या प्रिज्यूम करती है? 139 ये बोलता है कि कोर्ट हमेशा प्रिज्यूम करती है इन दी फेवर ऑफ द होल्डर। मैं आया, मैंने कहा जज साहब वो चेक मिला था मुझे, चेक डिसऑनर हो गया, मैंने डिमांड नोटिस दिया, देखो उसके बाद में मैंने इसको 15 दिन भी दिए और इसने पेमेंट नहीं करा है, प्लीज 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 सर कुछ करिए ही नहीं सर, इसको जेल भेजो आप तो, इसको जेल भेजो आप तो। करेक्ट है, करेक्ट है। जैसे वो प्रोडक्शन हाउस गया होगा राजपाल यादव के लिए, करेक्ट है। अब कोर्ट बोलता है कि सुनो, मैं हमेशा ऐसा प्रिज्यूम करूंगा कि जो चेक डिसऑनर हुआ है वो डिस्चार्ज ऑफ डेट और लाइबिलिटी के लिए ही दिया गया होगा। मतलब मैं और कोई रीजन के लिए अज्यूम नहीं करूंगा, प्रिज्यूम नहीं करूंगा। मैं ऐसा नहीं सोचूंगा कि उसने ऐसे दे दिया होगा, गिफ्ट दे दिया होगा, डोनेट कर दिया होगा, ये कर दिया होगा, नहीं। मैं हमेशा ऐसा प्रिज्यूम करूंगा, कोर्ट का कहना है, मैं मेरा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं हमेशा प्रिज्यूम करूंगी कि डेट और लाइबिलिटी के लिए डिस्चार्ज किया जा रहा है। और ऐसा प्रिजम्पशन हाँ रेप्यूटेबल है। रेप्यूटेबल है मतलब आप रिबेट कर सकते हो, आप उसको चैलेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका कहना है मैंने डोनेशन के लिए दिया था, तो आइए और प्रूफ करिए इस बात को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर्सन इशूइंग द चेक इज एट लिबर्टी टू प्रूव द कॉन्ट्रैरी। वो बोलेगा कि भैया सुनो सर, आप गलत सोच रहे हो, ये कोई डिस्चार्ज और डेट और लाइबिलिटी नहीं था, ये प्योर गिफ्ट था, मैंने इसको गिफ्ट ले दिया था, ये देखो इसका प्रूफ है। प्रूफ करना आपके ऊपर ही है, एविडेंस देना आपके ऊपर ही है, ऐसा सेक्शन 139 बोलता है। एंड एट लास्ट 140 ये बोलता है कि प्रोसिक्यूशन चल रहा है आपके खिलाफ, आप प्रोसिक्यूशन चलते चलते क्या ऐसा बोल सकते हो अपने डिफेंस में, आप क्या मासूम बन सकते हो कि सॉरी सर मुझे नहीं मालूम था सर, पता है सर कसम से जब मैंने चेक बनाया था ना सर बहुत पैसे थे अकाउंट में सर, उसके बाद में ईएमआई कट गई सर, ये हो गया वो हो गया, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था सर, आई हैड नो रीजंस टू बिलीव। क्या बोला? क्या बोला? आई हैड नो रीजंस टू बिलीव
कि मेरा जो चेक मैंने इशू किया है दैट माइट गेट डिसऑनर्ड जब उसको प्रेजेंट किया जाएगा। कोई बात नहीं भैया, ये प्लीज रोना धोना यहां पर मत करो। 140 ने बोला कि ऐसा आप डिफेंस यूज नहीं कर सकते, डिफेंस विच में नॉट बी अलाउड इन प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन में हम ये डिफेंस को अलाउ नहीं करेंगे। सो ये है सेक्शन 138, 139 और 140। मैंने कुछ 20 एक मिनट में आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है, ये उसका आंसर है। जब भी 138, 139, 140 के रिलेटेड क्वेश्चन आता है, 7 मार्क्स का, 6 मार्क्स का है, तीनों सेक्शंस को लिखने की कोशिश करिएगा आप। 138 में पेनल्टी और जेल हो सकती है, यहां से शुरुआत करिए। व्हेन वन पर्सन ड्रॉज अ चेक विद अ बैंकर only for what purpose, discharge of whole or part of debt or any other liability, means it is not applicable for miss, gift and donation. For what reasons क्या हो सकते हैं डिसऑनर के? insufficiency of funds हो सकता है, या किसी टाइप का अरेंजमेंट, अग्रीमेंट, इंस्ट्रक्शन हो सकता है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जो आपने यहां पर बैंक को दिए हो, लिमिट सेट करी हो, स्टॉप पेमेंट कराओ, टेक्निकल इश्यूज हो, बट जो भी है ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है अगर चेक डिसऑनर हो जाता है। तो पेनल्टी क्या लगाई जाएगी? 2 साल की जेल या फिर 2 साल तक की जेल। पेनल्टी डबल अमाउंट की या दोनों लगाई जा सकती है, लेकिन आपको ये तीनों कंडीशंस फॉलो करनी है, ए, बी और सी। पहले आपको चेक को वैलिडिटी 3 महीने के अंदर ही प्रेजेंट करना है। जैसी बैंक आपको बोलेगा आपको यहां पर डिमांड नोटिस देना है ड्रॉवर को विद इन 30 डेज, जब से बैंक ने आपको इन्फॉर्म किया है, और ड्रॉवर को नोटिस देने के बाद में 15 दिन का समय देना है कि वो पेमेंट करेगा। इसके बाद में भी वो नहीं करता है तो 138 यहां पर अप्लाई किया जाएगा। एंड 139 प्रिजम्पशन इज इन द फेवर ऑफ द होल्डर, और ये जो प्रिजम्पशन है ये रेबिटेबल है, ये चैलेंजेबल है, आप इसको प्रूव कर सकते हो कॉन्ट्ररी में, और डिफेंस आप यूज नहीं कर पाओगे, आप मासूम नहीं बन सकते। अगर क्वेश्चन बड़ा आ रहा है तो आपको तीनों के तीनों यहां पर मेंशन करने पड़ेंगे। सो दैट्स इट गाइस, बस यही पूरा वीडियो था छोटा सा डिसऑनर और चेक के बारे में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। एंड दिस वाज अ 4th वीडियो। अगला वीडियो आपको 5th वीडियो मिलेगा, जो इस सीजन का हमारा लॉ बाइट्स का आखिरी वीडियो रहेगा, जिसके अंदर हम थोड़ी सी माइनर की बात करने वाले हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। और भी कुछ वीडियोस आपको चाहिए लॉ बाइट्स के अंदर तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड वन एंड लव यू ऑल। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, बाय बच्चा लोग।